नमस्कार दोस्तों, इसकी स्टोरीज चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इब्ने सफी का उपन्यास जंगल में लाश, अध्याय 6, लाश की पहचान। ड्राइंग रूम में पहुंचकर वे सोफे पर बैठ गए। औरत ने नौकर को बुलाकर पानी लाने को कहा। ड्राइंग रूम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजाया गया था। फर्श पर भारी और कीमती कालीन बिछा हुआ था। सोफे पर फूलदार रेशमी कपड़े के गिलाफ खड़े हुए थे। दीवारों पर बड़ी फ्रेमों में आर्ट के बेहतरीन नमूने नजर आ रहे थे। फरीदी इस देहाती इलाके में यह शानो शौकत देखकर हैरान था। थोड़ी देर के बाद नौकर शीशे के जग में ठंडा पानी लाया। मेरे ख्याल से कुछ खा भी लीजिए, औरत बोली। जी नहीं, शुक्रिया, फरीदी ने पानी के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। दोनों ने जी भरकर पानी पिया। कुछ देर तक इधर उधर की बातें होती रहीं। वाकई विमला देवी का इस तरह गायब हो जाना हैरत अंगेज है, फरीदी बोला। हमीद चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। उसे हैरत हो रही थी कि फरीदी चिड़िया से विमला देवी तक क्यों जा पहुंचे। क्या बताऊं इंस्पेक्टर साहब कि मुझे कितनी परेशानी है। कुदरती बात है, फरीदी सिर हिलाकर बोला। मेरी समझ में नहीं आता कि उसके माँ बाप को क्या जवाब दूंगी। क्या आपने उन्हें इसकी कोई खबर की? अब तक तो नहीं। समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या लिखूं। तो क्या हुआ, कहीं दूर रहते हैं? फरीदी ने कहा। जी हाँ, कानपुर में। उसके पिता वहाँ रुई के बहुत बड़े व्यापारी हैं। शायद आपने सुना होगा, सेठ करमचंद। ओह अच्छा, तो वे यहाँ अपने शौहर से लड़कर आई थी? फरीदी बोला। नहीं नहीं, उसकी शादी नहीं हुई है। वह मेरी क्लास फेलो रह चुकी है। यूं ही घूमने के लिए आई थी। तकरीबन 1 महीने की बात है। अभी 1 महीना और रहने का इरादा था? जी हाँ। क्या यह नहीं हो सकता कि वह किसी वजह से आपको खबर दिए बगैर कानपुर चली गई हो? ऐसी तो कोई वजह नहीं हो सकती कि वह नंगे पैर बगैर सामान लिए यहाँ से चली जाए। नंगे पैर? क्या मतलब? जी हाँ, सारे सैंडल उसके कमरे में मौजूद हैं और वह सारा सामान भी जो वह अपने साथ लाई थी। हैरत की बात है, फरीदी हमीद की तरफ देखते हुए बोला। अच्छा, यह बताइए, इस दौरान उनके पास बाहर से कुछ खत भी आए थे? फरीदी ने कुछ सोचते हुए कहा। क्या आपका इन खतों को देखने का भी इत्तेफाक हुआ? जी नहीं। उनके मंगेतर का क्या नाम है? रणधीर सिंह। रणधीर सिंह? फरीदी तकरीबन उछलते हुए बोला। क्या आपने उसे देखा भी है? कई बार। क्या वो कभी यहाँ आया था? नहीं, मैं उससे कानपुर में मिल चुकी हूँ। तब आपको मेरे साथ कोतवाली तक चलने की जहमत करनी पड़ेगी। क्यों? औरत ने हैरान होकर पूछा। आज जिस शख्स की लाश धर्मपुर के जंगल में मिली है, उसने भी अपना नाम रणधीर सिंह ही बताया था। अरे, तो क्या? औरत कांपने लगी। घबराने की कोई बात नहीं, फरीदी उठते हुए बोला। जल्दी कीजिए। अचानक दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनाई दी और एक अधेड़ उम्र का मजबूत आदमी कमरे में आकर खड़ा हो गया। उसने पतलून कमीज पहन रखी थी। बड़े से लंबोतरे चेहरे पर उसकी बड़ी बड़ी वीरान आंखें बहुत ही अपनाकव मालूम हो रही थी। दहाना काफी फैला हुआ था और दोनों कानों पर घने बालों की लकीरें थी। चेहरा इस तरह साफ था जैसे उसने अभी अभी शेव की हो। सांस के साथ साथ उसकी फूली हुई नाक के नथुने फूल पचक रहे थे। बाजू की ऊपरी मछलियां आस्तीन के ऊपर से साफ जाहिर हो रही थी। यह कौन है? वह गरज कर बोला। औरत घबराकर खड़ी हो गई। जी, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के इंस्पेक्टर फरीदी साहब हैं। विमला वाले केस की तहकीकात के सिलसिले में आए हैं, वह बोली। अच्छा। वह छड़ी से जमीन पर टटोलते हुए धीरे धीरे आगे बढ़कर एक सोफे पर बैठते हैं। बोला, इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला? अभी तक तो कुछ नहीं मालूम हो सका, फरीदी ने कहा। यह मुझे अपने साथ कोतवाली ले जाना चाहते हैं, औरत बोली। क्यों? उसने तेज आवाज में कहा। यहाँ कोई कत्ल हो गया है। तो फिर इस कत्ल से तुम्हें क्या लेना देना? बूढ़े के लहजे में हैरत थी। मेरा ख्याल है कि मरने वाला विमला देवी का मंगेतर है, फरीदी ने कहा। चलिए,
एक ना सही दो सही, वह झुंझलाकर बोला। अभी विमला ने ही नाक में दम कर रखा था, अब उसके मंगेतर भी अल्लाह को प्यारे हो गए। जाओ भाई जाओ, जल्दी लौट आना, लेकिन खबरदार, अब तुम्हारी कोई मनुष्य सहेली इस घर में कदम न रखने पाए। वे तीनों उठकर बाहर आए। औरत ने ड्राइवर से कार लाने को कहा और तीनों शहर की तरफ रवाना हो गए। मोहतरमा, एक बात, फरीदी ने कहा। ये साहब कौन थे? ठाकुर दिलबीर सिंह, मेरे मरहूम शौहर के बड़े भाई। तो क्या यह अंधे हैं? जी हाँ, 2 बरस में इनकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई। अगर कुछ हर्ज न हो तो अपने खानदान के बारे में भी कुछ बता दीजिए, फरीदी ने कहा। मैं आपका मतलब नहीं समझी, औरत फरीदी को घूरते हुए बोली। मैं आपके खानदानी हालात मालूम करना चाहता हूँ। ओह, क्या आपने मशहूर साइंसदां प्रकाश बाबू का नाम नहीं सुना? वे मेरे शौहर थे। 3 साल पहले उनका इंतकाल हो गया। प्रकाश बाबू? फरीदी ने धीरे से दोहराया। वही तो नहीं जो झील में डूब गए थे? जी हाँ, वही। उनके बाद से उनके बड़े भाई ठाकुर दिलबीर सिंह मेरी देखभाल करते हैं। उन्होंने मुझे पिताजी के घर नहीं जाने दिया। मेरे पिता खुले दिमाग के आदमी हैं। वे मेरी दूसरी शादी करना चाहते थे, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मगर मैं यह सब कुछ क्यों कह रही हूँ? आपको मेरी खानदानी हालत से क्या सरोकार है? अगर इससे आपको ये तकलीफ पहुंची हो तो माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, यह बयान मेरे लिए बहुत ही दर्दनाक है। कोतवाली पहुंचकर इंस्पेक्टर फरीदी उसे लाश वाले कमरे में ले गया। लाश को देखकर औरत बुरी तरह कांपने लगी। वह सचमुच विमला के मंगेतर की ही लाश थी। इस नए खुलासे पर कोतवाली में हलचल मच गई। रणधीर सिंह और विमला के माँ बाप को सरकारी तौर पर तार दिए गए। औरत बुरी तरह नाराज थी। अफसरों की बातचीत से उसने यह अंदाजा लगाया कि शायद उसे हिरासत में ले लिया जाए। फरीदी साहब, मैं तो बड़ी परेशानी में फंस गई, औरत परेशान लहजे में बोली। घबराइए नहीं, चलिए मैं आपको घर छोड़ाऊं। फरीदी हामिद को कोतवाली में छोड़कर खुद उस औरत के साथ चल दिया। फरीदी जब उस औरत को पहुंचाकर वापस आया तो कोतवाली में सार्जेंट हमीद को अपना इंतजार करते पाया। हमीद उसे बुरी तरह से घूर घूर कर देख रहा था। क्यों भाई, इस तरह क्यों बोल रहे हो? फरीदी मुस्कुराकर बोला। मैं आपके होठों पर लिपस्टिक के धब्बे तलाश रहा था, हमीद ने सादगी से कहा। बड़े गंदे ख्याल हैं तुम्हारे, फरीदी मुंह सिकोड़ कर बोला। जी नहीं, मैं साफ ख्याल का आदमी हूँ, तभी तो मैं यहाँ अकेले छोड़ दिया गया था। ओह, तो ये कहो तुम अच्छे खासे गधे हो। अगर तुम मेरे साथ होते तो मैं कभी इतने काम की बातें ना मालूम कर सकता। जी हाँ, ऐसे मौके पर यही होता है, हमीद उसी तरह मुंह चलाते हुए बोला। भाई खुदा के लिए अब तुम जल्दी से शादी कर डालो, वरना अपने साथ मुझे भी ले डूबोगे, फरीदी मुस्कुराकर बोला। नहीं साहब, आप इत्मीनान रखिए, मैं अकेला ही डूबूंगा। अच्छा, बस चुगतपना खत्म करो, मुझे अभी बहुत कुछ करना है। अभी तक रात का खाना भी नहीं खाया। चलो घर चलें, वहीं बातें होंगी। तुम्हें एक दिलचस्प खबर सुनाऊंगा। मैं उस अजीबोगरीब चिड़िया की टांगे काट लाया हूँ। हमीद हैरत से उसका मुंह देख रहा था। घर पहुंचकर दोनों ने खाना खाया और एक एक सिगार सुलगाकर आराम कुर्सियों पर गिर गए। फरीदी 2-3 लंबे लंबे कश लेने के बाद बोला, भाई वह औरत काफी खूबसूरत है। हमीद ने उसकी बात बीच में ही काट कर कहा। फिर वही बेवकूफी की बातें। आखिर आप इस टॉपिक से भागते क्यों हैं? हमीद ने मुस्कुराकर पूछा। इसलिए कि मेरी आदत औरत के बजाय खतरों से खेलने की पड़ी है, फरीदी ने जवाब दिया। यह सब फलसफा है, या फिर मुमकिन है कि अल्लाह ने आपको किसी खास मूड में बनाया हो, हमीद ने हंसकर कहा। खैर भाई, यह बातें फिर होंगी। मैं यह बताने जा रहा था कि उस औरत का नाम सरोज है। वह अपने शौहर के बड़े भाई के साथ उसी मकान में रहती है। मुझे बंदा ठाकुर दिलबर सिंह संदिग्ध मालूम होता है। सरोज के पति के बारे में बहुत सी बातें मालूम हुई। यह तो तुम जानते ही हो कि वह एक वैज्ञानिक था। आज मैंने उसकी लैब भी देखी, जो बहुत खराब हालत में है। उसे अजीबोगरीब चीजें जमा करने का शौक भी था। मैंने उसके बनाए हुए अजायब घर की सैर भी की। दुनिया भर की अजीबोगरीब चीजें देखने में आई। विमला के कमरे की तलाशी ली।
वहाँ कोई खास चीज नहीं मिल सकी। उसके पास जो खत आए थे उन्हें भी देखा, लेकिन कोई काम की बात ना मालूम हो सकी। सरोज और दिलबीर सिंह पर सवालों की बौछार की, लेकिन कोई नतीजा ना निकला। दिलबीर सिंह बहुत जिद्दी और चिड़चिड़ा आदमी है। उसने किसी बात का भी जवाब शराफत से ना दिया। मेरा ख्याल है कि यह लोग काफी दौलतमंद हैं और उनकी आमदनी का जरिया जायदाद है। उनके रिश्तेदार ज्यादा नहीं हैं। 2-3 आदमी अक्सर उनके यहाँ आकर ठहरा करते हैं और बस। उनमें से एक डॉक्टर है, एक व्यापारी और एक वकील। यह सब यही शहर में रहते हैं। इनमें से एक आदमी का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा खराब है और वह है डॉक्टर सतीश। लेकिन यह मेरा अपना ख्याल है। शहर वाले तो उसे इज्जत की निगाह से देखते हैं। वैसे यह मेरी ब्लैक लिस्ट पर है और शायद मेरे अलावा कोई और उसके कारनामे जानता भी ना हो। अभी तक तो इन बातों में मुझे कोई काम की बात नजर नहीं आई, हमीद ने कहा। सरोज के बारे में आपका क्या ख्याल है? कोई बुरा ख्याल तो अभी तक नहीं है। ठीक ठाक तो मुझे भी नहीं लगती थी, हमीद ने कहा। ठीक ठाक तो उसे मैं भी नहीं समझता था, लेकिन अब ख्याल बदल देना पड़ा क्योंकि इस चिड़िया की तलाश में उसी ने मेरी मदद की थी। हाँ, वह चिड़िया की टांगों का किस्सा क्या है? किस्सा कुछ नहीं। जो ख्याल मैंने पहले कायम किया था वह सच निकला। मैंने बातचीत के दौरान सरोज से चिड़िया के पंजों का जिक्र किया। सब कुछ सुनकर वह सोचने लगी, फिर अचानक चौंक पड़ी। मैंने उसे वे निशान दिखाए भी। उसका चेहरा उतर गया। वह मुझे अपने शौहर के अजायब घर में ले गई और कहने लगी, मुझे ताज्जुब है कि इन्हें किसने इस्तेमाल किया। एक जूते के तले में लोहे के बने हुए चिड़िया के पंजे जड़े हुए थे। उसने मुझे बताया कि उसके शौहर ने वे जूते किसी विदेशी से खरीदे थे और उन्हें अपने अजायब घर में रख दिया था। वह परेशान थी, बार बार यही कहती थी कि आखिर इन जूतों को किसने इस्तेमाल किया। मैं उन जूतों को अपने साथ लेता आया था और उन्हें फिंगरप्रिंट डिपार्टमेंट के हवाले कराया हूँ। अगर मुजरिम ने मोजे भी पहने होंगे तो उसमें उसके पैरों की उंगली के निशान होने जरूरी हैं। फरीदी खामोश हो गया। हमीद हैरत से मुंह फाड़े सुन रहा था। फरीदी के खामोश होते ही बोला, लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि वाकई वह औरत जूतों के इस्तेमाल करने वाले को नहीं जानती? अगर ऐसा होता तो आप मुझे जूते दिखाने की बजाय उन्हें छुपा देती। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी नजरों में चिड़िया के पंजों की इतनी अहमियत देखकर उसने यही ठीक समझा कि जूते आपके हवाले करके आपका शक उस मकान में रहने वाले की तरफ कर दूं, क्योंकि चिड़िया के पंजों के निशान उसके कंपाउंड में भी पाए गए थे। बहरहाल इससे उसकी बेगुनाही तो साबित हो ही गई। रह गए उस घर के दूसरे लोग या वहां आने जाने वाले, तो उनके अलावा और कौन जूतों को पहन सकता है? कुछ भी हो, मामला बहुत उलझा हुआ है। मेरे ख्याल से तो इस घर भर के लोगों को हिरासत में ले लेना चाहिए, लेकिन मैं इसे ठीक नहीं समझता। मैंने सरोज को समझा दिया है कि वह उन जूतों के बारे में किसी से बात ना करे और दिलबीर सिंह को भी यह बात ना मालूम होने पाए। इन लोगों पर शक जाहिर करने से कातिल बहुत ज्यादा होशियार हो जाएगा। खैर, अब आपने क्या सोचा है? हमीद ने जिम्हाई लेते हुए कहा। मैं 11 बजे की गाड़ी से कानपुर जा रहा हूँ। क्यों? वहां जाने की क्या जरूरत है? विमला और रणधीर के माँ बाप को तार दे दिए गए हैं। मुझे उनके माँ बाप से कोई मतलब नहीं है। मैं तो जानना चाहता हूँ कि रणधीर यहाँ आया क्यों था। बहरहाल मैं कल रात तक यहाँ वापस आ जाऊंगा। सरोज के मकान की निगरानी के लिए बता चुका हूँ और तुम खास तौर पर रोज नजर रखना। अजीब मामला है, हमीद उकताकर बोला। कभी आप कहते हैं कि मेरा शक उस पर नहीं हुए और कभी उसकी निगरानी का हुक्म फरमाते हैं। अगर इतना ही समझते होते तो मेरी जगह पर होते, फरीदी ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। बहरहाल जो मैं कहता हूँ उस पर अमल करना, और हाँ, निगरानी से मेरा यह मतलब नहीं कि आप उसे इश्क शुरू कर दें। आपको तो बस मौका मिलना चाहिए। आप परेशान ना हो, मैं पराई बहू बेटियों को अपना ही समझता हूँ, हमीद ने मुस्कुराकर कहा। बेहतर है कि आप उन्हें पराई ही रहने दें। खैर, मजाक छोड़ो। हाँ, इस बात का खास ख्याल रखना कि किसी पर यह जाहिर ना होने पाए कि मकान की निगरानी हो रही है। निगरानी के लिए मैंने अनवर कुमार और वहीद को भेज दिया है और तुम उनके इंचार्ज हो। उनसे जो खबरें मिले उनका रिकॉर्ड रखना। और हाँ, डॉक्टर सतीश की डिस्पेंसरी के पास एक फकीर बैठा है,
उससे तुम्हें डॉक्टर सतीश के बारे में खबरें मिलेंगी, उसका भी ध्यान रखना। फरीदी खामोश हो गया। उसके सिगार का धुआं फिजा में छल्ले बना रहा था। थोड़ी देर तक वह चुपचाप रहा, फिर धीरे से बोला, अभी तक फिंगरप्रिंट डिपार्टमेंट से कोई खबर नहीं आई? मुझे तो उम्मीद नहीं कि जूते में किसी किस्म के निशान मिलेंगे। कातिल बहुत चालाक है, उसने ऐसी बेवकूफी ना की होगी। हो सकता है, हमीद ने कहा। उसके फरिश्ते के जहन में भी यह बात नहीं आ सकती थी कि आपका हाथ जूते तक पहुंच जाएगा। बहरहाल अभी थोड़ी देर में मालूम हो जाएगा। फिर खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद बरामदे में कदमों की आहट सुनाई दी। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। वह फरीदी के हाथ में कागज देकर खामोशी से एक तरफ खड़ा हो गया। लो देखो, रिपोर्ट आ गई। फरीदी ने कागज हमीद की तरफ बढ़ाते हुए कहा। किसी किस्म के निशान नहीं मिल सके। हालांकि निशान होने चाहिए थे, क्योंकि आजकल गर्मियों में आमतौर पर सबके पैर कुछ न कुछ जरूर पसीजते हैं। खैर, देखा जाएगा। बहुत थोड़ी देर तक वह सोचता रहा, फिर आने वाले की तरफ देखकर बोला, अब तुम जा सकते हो। उस आदमी के जाने के बाद फरीदी हमीद की तरफ मुड़ा। अच्छा भाई, अब मैं जाने की तैयारी करूं। वह बोला, देखो, बहुत ज्यादा होशियार होने की जरूरत है। जरा भी चूके नहीं कि काम बिगड़ा। आप इत्मीनान रखिए, अब मैं पूरा एहतियात बरतूंगा, हमीद ने उठते हुए कहा। इस वक्त 9 बजे हैं। लाश की शिनाख्त के वक्त से लेकर 11 बजे तक के बीच एक के अलावा और कोई ट्रेन कानपुर नहीं जाएगी। मैं आपका मतलब समझ गया, लेकिन दूसरा कोई कार से भी जा सकता है, हमीद ने मुड़कर कहा। हो सकता है कि ऐसा हो भी गया हो, लेकिन बेकार। रणधीर सिंह के मकान के करीब परिंदा भी पार नहीं मार सकेगा। मैंने इसकी तैयारी पहले ही कर ली है। लाश की शिनाख्त के बाद ही मैंने कानपुर के डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन को तार के जरिए खबर कर दी। इस वक्त रणधीर सिंह के मकान के हर कमरे में पुलिस के आदमी तैनात होंगे। तो फिर अब आपसे जाने की क्या जरूरत है, हमीद ने कहा। भाई, हर एक के काम करने का तरीका अलग होता है। अच्छा, अब मैं जरा अपना सामान दुरुस्त कर लूं। फरीदी ने यह कहकर मुड़ने का इरादा ही किया था कि एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ। वहीद, फरीदी ने चौंका। क्या बात? वहीद की सांस फूली हुई थी। रुक रुक कर बोला, एक लाश और? क्या मतलब? हमीद जल्दी से बोला। मैं इंस्पेक्टर साहब की हिदायत के मुताबिक उस मकान की निगरानी के लिए जा रहा था। जब मैं उस जगह पहुंचा जहां से रणधीर सिंह की लाश बरामद हुई थी, तो मुझे सड़ी बदबू महसूस हुई। अंधेरा फैल चुका था। मैंने टॉर्च की रोशनी में एक औरत की लाश देखी। ऐसा मालूम होता था जैसे वह कहीं से खोदकर निकाली गई है। तो फिर तुमने क्या किया? फरीदी ने जल्दी से कहा। मैं करीब के देहात से 4-5 आदमियों का इंतजाम करके लाश कोतवाली उठवा कर लाया हूँ। यह तुमने बहुत अच्छा किया हमीद, मेरा जाना नहीं रुक सकता। यह लाश दरअसल मुझे रोकने के लिए ही निकाली गई है। अच्छा बताओ, यह लाश किसकी हो सकती है? भला मैं क्या बता सकता हूँ, हमीद ने कहा। यह उसी औरत की लाश है जिसका बयान रणधीर ने कोतवाली इंचार्ज से किया था, यानी विमला की लाश। अरे, हमीद ने चौंक कर पीछे हटते हुए कहा, लेकिन आप दावे के साथ किस तरह कह सकते हैं? अभी तुम्हें यकीन आ जाएगा। तुम सीधे सरोज के यहाँ चले जाओ और उसे लेकर कोतवाली आओ। दिलबीर सिंह अगर उसे अकेला ना आने दे तो उसे भी लेते आना। और हाँ, देखो, सब क्या है, एहतियात करना। मुमकिन है कि वापसी में मुझसे मुलाकात ना हो सके, इसलिए गुड नाइट। फरीदी यह कहते हुए कमरे में चला गया। आगे की कहानी अगले पार्ट में।